नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ रोजाना करंट अफेयर जनरल स्टडी की ये वीडियो, जिसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। वीडियो में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और वीडियो के एंड में आप कमेंट करके बताइए कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही कर पा रहे हैं। इस वीडियो को आप यूटिलाइज कर सकते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए और साथ के साथ किसी भी स्टेट की पीसीएस एग्जाम के प्रीलिमिनरी एग्जाम के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जैक्सन कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस जैक्सन सीएस मिशन। इस क्वेश्चन में आपसे जैक्सन सीएस मिशन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है और आपके पास ये कुछ स्टेटमेंट दे दिए गए हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और इसके नीचे ये सेकंड स्टेटमेंट है। इन दोनों स्टेटमेंट में से आपको चूज करना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, यानी आपको नॉट करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। According to first statement, the mission is dedicated to measuring the height of ocean. ओशन की हाइट मेजर करने के लिए ये मिशन अब डेडिकेटेड है, यानी कि आप ये कह सकते हो जैक्सन सीएस मिशन का इस्तेमाल किया जाता है हाइट मेजर करने के लिए ओशन के लिए। और सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है आपसे इट इज जॉइंट एफर्ट ऑफ नासा एंड इसरो। नासा जिसे हम फुल फॉर्म में बोलते हैं नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि यूएसए बेस्ड एक स्पेस एजेंसी है। और इसके अलावा अगर इसरो की बात करें तो ये हमारी कंट्री का यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। यानी कि ये दो ऑर्गेनाइजेशन मिलकर के ये एक तरह से कह सकते हो आप एक डेडिकेटेड मिशन लॉन्च किया है जिसे जैक्सन सीएस मिशन बोला जा रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर कौन सा है ये आपको चूज करना है इन दोनों स्टेटमेंट में से गलत आंसर को देखते हुए, यानी कि जो गलत स्टेटमेंट होगा वही आपका आंसर होगा। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकेंड स्टेटमेंट गलत है और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड, यानी कि ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है दोनों ही स्टेटमेंट गलत नहीं है। इट मीन्स ये है कि ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपके अकॉर्डिंग गलत स्टेटमेंट कौन सा है और आपका करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो जैक्सन सीएस मिशन की अगर हम बात करें तो ये एक स्पेस मिशन है और इस स्पेस मिशन की हेल्प से ओशन की जो हाइट होती है उसे मेजर किया जाता है, यानी कि आप ये कह सकते हो इसे एक मेजरमेंट के लिए यूज किए जाने वाला एक मिशन है। और ये जो मिशन है ये नासा इसके अंदर इन्वॉल्व है और नासा के अलावा जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। इसके अलावा आप ये कह सकते हो और भी कुछ और एजेंसीज हैं, ये यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन की कुछ और एजेंसी है जिसे आप बोल सकते हो वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है, यानी कि इंडियन स्पेस एजेंसी नासा के साथ काम नहीं कर रही है इस मिशन के अंदर, यानी इसरो को छोड़ करके बाकी कुछ और एजेंसी है जो इसके अंदर काम कर रही है। तो आप ये कह सकते हो जो सेकंड स्टेटमेंट है वो हमें गलत दे रखा है। ठीक है, अब गलत स्टेटमेंट दे रखा है यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमें नॉट करेक्ट स्टेटमेंट चूज करने के लिए बोला गया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि ये हाइट मेजर कर रहा है ओशन का, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। और सेकंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि गलत होने की वजह से हमारा ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी इस मिशन को इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि जो अर्थ के अंदर जो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है इसके पीछे रीजन क्या है उसे रिसर्च करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू उमंग ऐप कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे उमंग ऐप के बारे में पूछा जा रहा है और उसके रिगार्डिंग में आपके पास ये दो स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट इट इज डेवलप्ड बाय द नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन NEGD मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT। इसके बारे में बताया जा रहा है आपको, ये से लॉन्च करने वाली जो डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री है उसके बारे में आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट प्रोवाइड एक्सेस टू हाई इंपैक्ट सर्विस ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज होती है और उसकी एजेंसी से रिलेटेड जो भी है काम, उस सर्विस को अगर आपको यूज करना है तो आप उमंग ऐप को यूज कर सकते हैं। यानी कि ये कह सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम वगैरह है वो उस उमंग ऐप के थ्रू लॉन्च की गई है, आप ये बोल सकते हो। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विसेज के लिए ही सिर्फ इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये दो स्टेटमेंट आपके सामने, आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इट मीन्स ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो अगर हम उमंग ऐप की बात करें तो इसे जैसे आपसे बोला गया फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर कि इसे नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, जिसे शॉर्ट में हम NEGD भी बोलते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT के अंदर आता है, उसका एक इनिशिएटिव है, उसी ने इसे लॉन्च किया है।
यानी कि आप ये कह सकते हो ये डिजिटल इंडिया के लिए एक इनिशिएटिव हमारी गवर्नमेंट की तरफ से है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। इस ऐप के अंदर मल्टी चैनल है और मल्टी लैंग्वेज इसके अंदर यूज हो रहा है और इस चीज़ को काफ़ी सर्विसेज के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें जिसमें आपसे बोला गया कि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की जो चीज़ें हैं उधर ही इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि गलत है। इसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा बाकी स्टेट गवर्नमेंट भी इस उमंग ऐप को यूज़ कर रही है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपके पास गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। इट मीन्स हमारा आंसर ए हो गया। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि अभी जो ये जो लॉन्च किया गया है इसे 2000 प्लस सर्विसेज के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है हमारी कंट्री में, ठीक है। तो आप इस तरह भी कह सकते हो कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो गया। और इस ऐप का जो देख सकते हो स्क्रीन पे, इस टाइप का ऐप है जिसे आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है विद रेफरेंस टू नेगेटिव यील्ड बॉन्ड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नेगेटिव यील्ड बॉन्ड के बारे में आपसे पूछा जा रहा है और उसके रिगार्डिंग में आपके पास ये दो स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है दीज आर द डेब्ट्स इंस्ट्रूमेंट्स दैट ऑफर टू पे द इन्वेस्टर अ मैच्योरिटी अमाउंट लोअर देन द परचेज प्राइस ऑफ ए बॉन्ड। ये फर्स्ट स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि ये एक तरह से एक इन्वेस्टमेंट जो भी इन्वेस्ट करता है किसी कंपनी में, तो उसे एक मैच्योरिटी के टाइम पर अगर कोई डेप्ट हो जाता है यानी कि नुकसान हो जाता है बिजनेस में, तो एक मिनिमम अमाउंट जो प्रोवाइड किया जाता है उसे नेगेटिव यील्ड बॉन्ड बोला जाता है। और सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है दीज आर जनरली इशूड बाय द सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट। और इस तरह के जो बॉन्ड इशू किए जाते हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यानी कि आरबीआई के द्वारा कह सकते हो, और इसके अलावा जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा इस तरह के बॉन्ड इशू किए जाते हैं। ये दो स्टेटमेंट आपके सामने है, दोनों स्टेटमेंट में से आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो आपके अकॉर्डिंग नेगेटिव यील्ड बॉन्ड को ध्यान में रखते हुए बताना है आपको कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका सी है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अब डिटेल में जान लेते हैं ये नेगेटिव यील्ड बॉन्ड होता क्या है। मान लीजिए आपने किसी एक फर्म के अंदर 100 रुपीज़ वाले शेयर 10 शेयर आपने इन्वेस्ट किए, यानी कहने का मतलब है आपने 1000 रुपीज़ लगा दिए, और इस बॉन्ड में जो भी आपने इशू हुए थे, जो आपने परचेज किया है जिस बॉन्ड को, इसमें ये बोला गया आपको कि 10% की रेट से आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा और ये 10 ईयर के लिए होगा, ठीक है। ये आपके लिए बोला गया। अच्छा, बाद में ये होता है जो ए कंपनी में जो जिसमें आपने ये पैसे लगाए थे वो कंपनी 3 साल के बाद डूब गई, ठीक है। तो अब जो आपने 1000 रुपीज़ लगाया था, 1000 रुपीज़ मिलने चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट आपको एक सर्विस प्रोवाइड करती है जिसे बोला जाता है नेगेटिव यील्ड बॉन्ड, कि आपको इस 100 की रेट से नहीं, आपको 50 की रेट से आपको पैसे वापस मिल जाएंगे, ठीक है। यानी कि आपके शेयर कितने थे, 10 शेयर थे, तो आप ये कह सकते हो 500 रुपीज़ आपको मिल गए। यानी कि ये एक मिनिमम वैल्यू होती है जो कि अगर जो कंपनी अगर लॉस में भी चली जाए तब भी आपको ये मैच्योरिटी टाइम पर ये पैसा आपको मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि आप ये कह सकते हैं जो भी एक बुक वैल्यू थी, फेस वैल्यू जो भी थी, उस फेस वैल्यू से इस बॉन्ड की वैल्यू कम होती है, और ये इन्वेस्टर यानी कि जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्टर को ये अमाउंट प्रोवाइड की जाती है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब है कि आपने जो 10 ईयर के लिए इन्वेस्ट किया था, यानी कि 3 ईयर बाद लॉस में होगी, लेकिन आपको आफ्टर 10 ईयर ये आपको मनी प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी रेट डिसाइड किया जाएगा इस बॉन्ड के तहत उस रेट पे आपको मनी प्रोवाइड की जाएगी। और इसे जो इस टाइप के जो बॉन्ड होते हैं वो गवर्नमेंट इशू करती है, या गवर्नमेंट के अलावा जो आरबीआई होती है सिर्फ वो इसे इशू करती है। तो आप ये कह सकते हो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, और फर्स्ट स्टेटमेंट में यानी कि नेगेटिव यील्ड बॉन्ड के बारे में डिटेल में आपको इसकी डेफिनेशन बताई गई, ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। विद रेफरेंस टू मसाला बॉन्ड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में भी आपको एक बॉन्ड के बारे में बोला जा रहा है। इस बॉन्ड का नाम है मसाला बॉन्ड, और इसके रिगार्डिंग में आपके पास यहाँ पे दो स्टेटमेंट है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और इसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है। इन दोनों स्टेटमेंट में से आपको चूज करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो वन बाय वन पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है कि मसाला बॉन्ड आर द रूपी डोमिनेटेड बॉन्ड टू राइज फंड फ्रॉम द ओवरसीज मार्केट इन इंडियन रुपीज, यानी कि इंडियन रुपीज के टर्म में अगर मनी कलेक्ट किया जाता है बाहर से, यानी कि इंडिया से बाहर से अगर कोई पैसा आता है हमारी कंट्री में दिस बॉन्ड को इशू करके, उस बॉन्ड का नाम रखा गया मसाला बॉन्ड,
ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हो इस बॉन्ड को इशू इसलिए किया जाता है कि आउटसाइड ऑफ द इंडिया अगर मुझे कुछ पैसा चाहिए उसको अपनी कंट्री में लाने के लिए, अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, चलाने के लिए जो पैसा कलेक्ट किया जाता है उस बॉन्ड को इशू करके, उस बॉन्ड का नाम है मसाला बॉन्ड। और सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है एनी कॉर्पोरेट बॉडी एक्सेप्ट इंडियन बैंक इज एलिजिबल टू इशू दीज बॉन्ड। कहने का मतलब ये है कि इंडियन कॉर्पोरेट कंपनी कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी है, उस कोई भी कंपनी हमारी कंट्री में वो इस बॉन्ड को इशू कर सकती है एक्सेप्ट इंडियन बैंक, यानी कि हमारी कंट्री में जितने भी गवर्नमेंट इंडियन बैंक है, यानी कि कोई भी हमारी देश के अंदर जो बैंक है, बैंक इसको इशू नहीं कर सकते। इंडियन बैंक का मतलब वो इंडियन बैंक नहीं, इंडिया के अंदर जितने भी बैंक है, यानी कि SBI कह सकते हो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यानी जितने भी बैंक है मैं सबकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये बोला जा रहा है कि कोई भी बैंक इसे इशू नहीं कर सकती, ये आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। तो ये दो स्टेटमेंट आपके सामने, इन दोनों स्टेटमेंट में से आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम बात करें ऑप्शन डी की, इसमें आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मीन्स दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, मसाला बॉन्ड को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। तो डेफिनेशन की बात करें, जिसमें आपसे बोला गया कि मसाला बॉन्ड के बारे में कि ये काइंड ऑफ बॉन्ड है जो कि हमारी कंट्री में के द्वारा इसे इशू किया जाता है। कंट्री में कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी या कोई भी इसे इशू कर सकती है, वो इसलिए ताकि वो फंड को रेस करने के लिए आउटसाइड ऑफ द इंडिया, यानी कि ओवरसीज मार्केट से जब भी कभी हमें मनी लाना हो इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ की टर्म में, अगर हमें कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है तो हम मसाला बॉन्ड इशू कर सकते हैं। ठीक है, RBI की अगर गाइडलाइन की बात करें तो इस मसाला बॉन्ड से जो भी पैसा आएगा उसे रियल सेक्टर में यूज नहीं किया जाएगा, यानी कि रियल स्टेट सेक्टर में, यानी कि जैसे प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता इस बॉन्ड में। यानी कि आप ये कह सकते हो इस बॉन्ड से जो भी पैसा आएगा वो लैंड को परचेज करने के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी। लेकिन इसमें एक कंडीशन और भी लगाई गई कि अगर आप किसी को अफोर्डेबल रेट पे अगर हाउसिंग सर्विस प्रोवाइड करते, कोई डेवलपमेंट वर्क करते हो, तब आप यूज कर सकते हो। अदरवाइज रियल स्टेट में प्रॉफिट अर्न करने के लिए आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है, ये बात इसमें बताई गई है। तो ये कह सकते हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, जिसमें आपसे बोला गया कि सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट कंपनी जो होगी वो इसे इशू कर सकती, नहीं, इसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड यानी कि कॉर्पोरेट कंपनी तो इसे इशू कर सकती है, साथ के साथ जो इंडियन बैंक्स हैं, इंडियन बैंक का मतलब है जितने भी बैंक हमारी कंट्री में, SBI हो गया, इंडियन बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है, कैनरा बैंक हो गया, ठीक है, PNB हो गया, जितने भी बैंक हैं सारी बैंक इसे इशू कर सकती है। तो आप ये बोल सकते हो कि सेकंड स्टेटमेंट आपको गलत दे दिया गया था। ठीक है, तो इसलिए नॉट करेक्ट हो गया सेकंड स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट तो ऑलरेडी करेक्ट है, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है द अरेरिया फार्मूला एंड इनफॉर्मल अरेंजमेंट ऑन डिस्कशन इज रिलेटेड टू, यानी कि ये अरेरिया फार्मूला जो एक डिस्कशन का एक तरीका, एक मेथड है, जो एक इनफॉर्मल अरेंजमेंट है डिस्कशन के लिए, ये किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है आपको ये बताना है। तो आपके पास ये चारों ऑर्गेनाइजेशन के नाम दिए गए हैं। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि ये नाटो से रिलेटेड है। नाटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और सेकंड ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है ये WHO से रिलेटेड है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है ये ILO से रिलेटेड है। ILO का मतलब है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड है। ये चारों ऑर्गेनाइजेशन आपके सामने, चारों ऑर्गेनाइजेशन में से आपको चूज करना है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे अरेरिया फार्मूला यूज किया जाता है डिस्कशन के लिए। ठीक है, तो आपको ये करेक्ट स्टेटमेंट जो भी आपको लगता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपको लगता है वो आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो अरेरिया फार्मूला की बात करें, ये यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है उससे रिलेटेड है। और इस फार्मूले की अगर हम कहेंगे फर्स्ट टाइम इसका इस्तेमाल जो किया गया था उसे मार्च 1992 में इसका इस्तेमाल किया गया। ये एक इनफॉर्मल तरीका होता है अपनी बात को रखने का, एक मेथड होता है यूनाइटेड नेशन के अंदर। और ये एक तरह का ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर सिक्योरिटी काउंसिल के जो रूल्स होते हैं, यानी कि जो वीटो पावर और इस तरह के कुछ रूल्स होते हैं, उसमें थोड़ी सी एक ढिलाई दी जाती है, एक तरह से आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम सामने आ रही है तो उसे डील कर सके, उसे सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली इस तरह का जो डिसीजन जो लिया जाता है इस टाइप के जो डायलॉग में, इस टाइप का जो इनफॉर्मल डिस्कशन जो होता है किसी सिक्योरिटी इशू से रिलेटेड हो सकता है, अगर कहीं पे पीस स्टैब्लिश करना है।
ठीक है। तो फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था 1992 में, आपको ये याद रखना है। अभी ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हमारी कंट्री ने यानी कि इंडिया ने इस चीज़ को यानी कि अरेबिया फार्मूला को यूज़ करके एक तरह से कह सकते हो हमारी कंट्री ने एक इनफॉर्मल डिस्कशन स्टार्ट करवाया है। वो इसलिए ताकि जो अफगानिस्तान में जो सीज फायर की जो प्रॉब्लम हो रही है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, वहाँ पे एक पीस स्टैब्लिश करने के लिए हमारी कंट्री ने एक इनिशिएटिव लिया है यूनाइटेड नेशन के अंदर। तो आप ये कह सकते हो कि करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाता है, ठीक है। और फर्स्ट टाइम आपको यह याद रखना है कि 1992 मार्च में से इंप्लीमेंट किया गया था। अच्छा, आज आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि बाकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, इस क्वेश्चन में बात कर रहा हूँ मैं कि इस क्वेश्चन में आपको जो बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन आपको दे रखी थी, नाटो के बारे में आपको पढ़ना है, WTO के बारे में आपको पढ़ना है, ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है, साथ के साथ आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी पढ़ना है। आप जानते हैं इसके अंदर वीटो पावर है और 5 ऐसे कंट्री वर्ल्ड में हैं जिसे वीटो पावर दी गई है, ठीक है। तो ये चारों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल में आपको पढ़ना है। इस्टेब्लिश्ड कैसे हुई थी ये आपको बताना है। उसके बाद जो इसके हेड वगैरह हैं वो आपको बताना है, कौन हेड या चेयरमैन या प्रेसिडेंट है इसके, ये आपको बताना है। इसके अलावा आपको ये भी बताना है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है करंट टाइम पे इसके हेड कौन है, ये आपको बताना है। और आपको ये भी बताना है कि हमारी कंट्री यानी कि हमारी कंट्री इन सारी ऑर्गेनाइजेशन में से किस किस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, एज ए मेंबर है या हेड है, किस तरह से इंडिया रिलेटेड है इन चारों ऑर्गेनाइजेशन से, इसके बारे में भी आपको बताना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। एक बात और भूल गया मैं, हेडक्वार्टर आपको और बताना है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये भी आपको बताना होगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। कोई डाउट है, कुछ डिस्कशन करना है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अपना स्कोर जरूर मेंशन करिएगा, ठीक है। पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। वीडियो को शेयर करना ना भूलें और वीडियो पसंद आती है तो इसे जरूर लाइक किया करें।